सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOE 143 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट 1 देखेंगे हम, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो हम एक क्विक रैपिड रिवीजन टाइप करेंगे। हम लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे क्योंकि उतना टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि हमारे मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट करना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, और मतलब फाइनेंस की ज़रूरत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ सकती है। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो प्लान्ड होनी चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए, वो मॉनिटर्ड होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। और उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम फंड्स को ऑर्गेनाइज किए और फिर उसका मतलब कोई कह लो कि एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं किए और बस ऐसे ही हमने कहीं इधर उधर पैसा सब वेस्ट कर दिया। तो यहीं से हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का ज़रूरत पड़ती है। और तो ये जो फंड्स हमने कलेक्ट किया, इतने सारे फंक्शंस हैं फंड्स को प्रोक्योर करने के बाद, प्लान होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, तो यहीं से हमारे फाइनेंशियल मैनेजर ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन राइजेज एज व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इट कैन बी ब्रेक्ड इनटू फाइनेंस और मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम दो वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे, फाइनेंस और मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा है कि मनी क्या होता है ना। तो अब मनी क्या होता है, कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ पे करता है उसे हम मनी कहते हैं। देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, मनी इज़ यूज टू बाय समथिंग बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मनी क्या क्या परचेज कर सकते हैं, मनी से एसेट्स, ग्रोसरीज, क्लोथ्स और कोई अदर आइटम्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फाइनेंस। तो मनी एंड फाइनेंस को समझना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ एग्जांपल के साथ दे रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10,000 रुपीज़ हैं और अगर हम उनसे अपने ग्रोसरीज खरीद लेते हैं, ग्रोसरीज परचेज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे वेजिटेबल, क्लोथ्स, इन सब में हमने अगर उस पैसे को वेस्ट कर दिया और स्पेंड कर दिया तो वो हमारा मनी कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमने उसी 10,000 रुपये को सेविंग्स में लगा दिए या फिर उसे इन्वेस्ट कर दिए कि हमें इन रिटर्न कुछ मिलेगा, तो वही पैसा फाइनेंस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन करेंसी इज इन हैंड एंड इज स्पेंड विदाउट गिविंग रिटर्न्स, इट इज़ नोन एज मनी। अगर पैसा हाथ में है हमारे, ठीक है, मतलब कैश है हमारे पास, या फिर उसे हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सॉरी स्पेंड कर दिया, ठीक है, और उससे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा मनी कहलाएगा। और अगर हम उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, किसी एसेट्स में जहाँ से हमें उसका रिटर्न मिलेगा कुछ, तो वही हमारा पैसा फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस और मनी के बीच में, कि अगर हमारे पास 10,000 रुपये है और उस 10,000 रुपीज़ को हमने क्या किया, ऐसे ही कहीं ना कहीं खर्च कर दिया, ठीक है, ग्रॉसरीज में, वेजिटेबल्स में, क्लोथ्स में, ठीक है, बस खर्च हो गया वो 10,000, तो वो हमारा मनी में आएगा। और अगर उसी 10,000 रुपये को हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई एसेट परचेज कर लिया जिससे हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, तो वो हमारा पैसा फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो क्या लिखा है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस इज मैनेजमेंट ऑफ मनी। मतलब फाइनेंस का मतलब ही यही है कि हमें पैसे को मैनेज करना है, ठीक है, विथ प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। तो यहीं से साफ साफ लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम पैसे को मैनेज करते हैं और यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, यहीं से हमारा 3 फेज कह लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे आया है, उसको 3 फेज में डिवाइड करके दिखाया गया है, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज और मॉडर्न फेज। ये भी देख लेते हैं हम। ट्रेडिशनल फेज है जो हमारा 1900 से 1940 तक चला था। ठीक, इसमें क्या था, हमारा बेसिकली मेन फोकस इस पे था कि हम पैसे अरेंज कहाँ से करेंगे, टू प्रोक्योर फंड्स थ्रू डिफरेंट वेज एंड मीन्स। हम मतलब पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या होना चाहिए, हम ये चीज़ इसमें डिसाइड करते थे, सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कि मतलब ट्रेडिशनल फेज में हमारा मेन फोकस था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या है। लोग ज़्यादातर इसी चीज़ पे ध्यान देते थे कि पैसे अरेंज कहाँ से करें, लोन से लाएं, शेयर से लाएं, डिबेंचर से लाएं, ठीक है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, और जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल कर पाएँ। अब हम पैसे लाना तो चाहते हैं बट हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट ट्रेडिशनल फेज है 4 डिकेड्स तक चला था। 4 डिकेड्स मतलब 40 ईयर्स तक चला था। ठीक है, और फिर इसी के बाद हमारा आया था ये फेज में हमारा क्या है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स को, डे टू डे होने वाले खर्च जो हो रहे हैं, डे टू डे होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लानिंग, एनालाइज, कंट्रोलिंग पार्ट पे हमने ज़्यादा फोकस किया था ट्रांजिशनल फेज में। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज में हमने डे टू डे प्रॉब्लम्स को फोकस किया, प्लानिंग, एनालाइजिंग और कंट्रोलिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में देखो क्या है, मॉडर्न फेज ही हमारा एक्सटेंशन है ट्रेडिशनल फेज का, जिसमें हम फंड्स को प्रोक्योर कर रहे थे सिर्फ। ठीक है, अब उन्हीं प्रोक्योर्ड फंड्स को, मतलब जो फंड्स हमने अरेंज किया है ट्रेडिशनल फेज में, अब उन फंड्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
उन फंड्स का करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब फंड्स तो हमने अरेंज कर लिए, बट उसको हमें प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है, ठीक है। मतलब उससे हम बेस्ट या मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएँ, मैक्सिमम रिटर्न ले पाएँ, बेनिफिट ले पाएँ, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसमें हमने फोकस किस पे किया, शेयर होल्डर्स के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, ठीक है। ये था हमारा मॉडर्न फेज। इन्हीं 3 फेजेस से हमारे 2 अप्रोच सामने आए, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फोकस किस पे कर रहा है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पे, पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच का फोकस किस पे था, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स अलॉन्ग विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फंड्स तो हम अरेंज करेंगे ही, कहाँ से करेंगे, ठीक है, कहाँ से आएगा पैसा, बट उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करेंगे, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करेंगे उन फंड्स को। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज और मॉडर्न फेज। अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमें बेसिकली ये चीज़ डिसाइड करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डिसाइड व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मतलब पैसा क्यों चाहिए, ठीक है, क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम यूज़ करेंगे फंड्स को लाने के लिए, फंड्स को हम कहाँ लगाएंगे, ठीक है। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा, प्लान फॉर गेटिंग, अच्छा मतलब अगर और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम मतलब क्या उसके लिए बैकअप प्लान रख रहे हैं, ठीक है। तो द फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स द आंसर्स टू अबव क्वेश्चंस, ठीक है। वी कैन से दैट द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, तो यहाँ से हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एलिमेंट सामने आए, प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजिंग द रिसोर्सेज और चौथा कंट्रोल, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन दे दिया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप अपने हिसाब से उसको लर्न कर लेना, और राइटर के नेम के साथ याद करेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्स गेनिंग हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो एक यहाँ इजी लैंग्वेज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी देयरफॉर डिफाइंड एज मैनेजमेंट डिसीजन दैट रिजल्ट्स इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कहाँ से आएंगे विद इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे 3 ये फंक्शंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ये देखते हैं हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा आता है एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ एसेट्स वेयर द इन्वेस्टमेंट विल बी डन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हमने पैसा प्रोक्योर कर लिया, पैसा हमने अरेंज कर लिया, अब हम उन अरेंज्ड फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के भी 2 क्लासिफिकेशन है, या तो हम उन फंड्स को लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, या तो शॉर्ट और करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर लें। अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लंबे समय के बाद उसका प्रॉफिट और कह लो रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में करेंगे तो हमें वो पैसे में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर, कह लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम कैपिटल बजटिंग कहेंगे, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने क्या किया कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये सोचते हैं, और ये डिसीजन होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, ठीक है। मतलब जो हमारा फाइनेंस है वो कहाँ से हम अरेंज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंसिंग मिक्स हमारा क्या होगा, मतलब जैसे इसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। हमारे मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर कह लो या फिर तुम्हारे फर्म की जो कैपिटल है उसमें क्या प्रोपोर्शन रहेगा डेब्ट का और शेयर्स वगैरह का, ठीक है। तो हमें पैसे कहाँ से उठाने हैं, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड आउटसाइड फंड, बोरोज फंड, ठीक है। मतलब शेयर्स और तुम्हारे डेब्ट वगैरह का एक बैलेंस करके चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, इन सब चीज़ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब यही हमारे फाइनेंशियल डिसीजन से 2 थ्योरी मतलब 2 एस्पेक्ट सामने आते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड डिसीजन पे जो है डिविडेंड डिसीजन। अब देखो थर्ड फंक्शन ऑफ रिलेटेड डिविडेंड पॉलिसी, मतलब इसमें अब देखो हमने पैसा अरेंज कर लिया, पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अपने हिसाब से जो बेस्ट था हमारे फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने इन्वेस्ट भी कर दिया। अब हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, बट जो हमारे कैपिटल में हमने जो रेशियो लिया है उसमें शेयर से भी पैसे उठाए होंगे, तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी तो देना बनता है, उनके भी प्रॉफिट के बारे में हमें ही सोचना है, और कौन सोचेगा, है ना। तो जो हमारा डिविडेंड डिसीजन है इसमें हम बेसिकली डिविडेंड पॉलिसी के बारे में ही ज़्यादा फोकस करते हैं, है ना। टू रिटेन द प्रॉफिट, मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसे हम रिटेन करके रख लें, ठीक है, रिटेन अर्निंग कहते हैं जिसे हम रिटेन करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ लॉस वगैरह हुआ तो हम उसमें इन पैसों को यूज़ कर लें, या जो प्रॉफिट हुआ है उस हमें वो हम शेयर होल्डर्स में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें जो डिसीजन है ये कुछ चीज़ें दिमाग में रखते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द फर्म, ठीक है। ये 3 चीज़ सोच के हमें डिविडेंड डिसीजन लेना चाहिए, ठीक। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन। अब देखो हमारे फाइनेंस को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में वो मैटर्स ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर उन्हीं मैटर से हम डील करते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। दिस डील्स विद इन द फंड्स विच आर रेज्ड थ्रू टैक्सेस। अब जैसा कि नाम है पब्लिक फाइनेंस, है ना, तो इसमें पैसा कहाँ से, मतलब पब्लिक से रेज किया गया है, तो कैसे रेज किया गया है? थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस से जो पैसा लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू डील्स विद सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पब्लिक फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना और उससे प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। अब जैसे डेवलपमेंट करना, सोसाइटीज़ वगैरह का, रीजनल एरिया का, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना, ये सब चीज़ें तुम्हारे आ जाएंगी पब्लिक फाइनेंस में, ठीक है। और प्राइवेट फाइनेंस में इन्वॉल्व्स पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। इसमें पर्सनल फाइनेंस आ जाएगा किसी भी तुम्हारे बिजनेस फर्म का, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पैसा छोड़ के किसी भी पर्सनल फाइनेंस को हम प्राइवेट फाइनेंस कहेंगे, ठीक है। किया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दो चीज़ों से रिलेट करने की कोशिश की है, इकोनॉमिक्स से और अकाउंटिंग से, ठीक है। इकोनॉमिक्स से अगर रिलेट करें तो इकोनॉमिक्स में जैसा हमने पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक होता है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब इसमें हम पूरे नेशन, पूरे ग्लोब के इंडस्ट्री जैसे ऑपरेट हो रही है, जैसा इन्वायरमेंट है, सबको ध्यान में रखते हुए चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और ये जो होती है मतलब जैसे हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होती है, हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, ठीक है, नेशन की इकोनॉमी हो गई, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी सब कुछ आ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, आरबीआई, मॉनेटरी, फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब चीज़ मतलब एक साथ देख के चलेंगे हम, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ आ जाता है, इकोनॉमी ऑफ नेशन पूरे आ जाती है वैसे ही। अब वैसे ही अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल होता है नेचर में ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। दिस इंक्लूड्स द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी पोजीशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा? नेचर और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, साइज कैसा है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, पैटर्न ऑफ एंड ओनरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, ठीक है। अब आ जाओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अगर हम अकाउंटिंग से रिलेट करें तो देखो, जहाँ अकाउंटिंग खत्म होता है ना, वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू होता है, ठीक है। हाँ, अकाउंटिंग में क्या होता है हमारा, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। और फाइनेंस में क्या होता है, वो उन कलेक्टेड डेटा को हम जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उन्हें हम रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं, ये हमारा फाइनेंस में आ जाता है। और अकाउंटिंग में सिर्फ डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग आता है हमारा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया गया कि फर्म एक्स है, ठीक है, उसकी सेल्स 10 लाख की है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब 7 लाख की चीज़ को हमने 10 लाख में बेचा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कुछ नहीं था, कलेक्शन फ्रॉम सेल 2 लाख है और पेमेंट टू सप्लायर 6 लाख है, ठीक है। अब इसी सिनेरियो को हम अकाउंटिंग व्यू से भी देखेंगे और फाइनेंशियल व्यू से भी देखेंगे। देखो वही चीज़ है, अगर हम अकाउंटिंग व्यू से देखें तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है हमारा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या देखेंगे हम, सेल्स हुआ है हमारा 10 लाख का उसका कॉस्ट था 7 लाख, तो प्रॉफिट हुआ हमें 3 लाख का। अब वही हम अगर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, मतलब हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लोज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कैश इनफ्लो देखो, कलेक्शन फ्रॉम सेल्स कितना हो रहा है 2 लाख, और कैश आउटफ्लो हमने सप्लायर को कितना पेमेंट किया 6 लाख, मतलब टोटल पैसा फ्लो आया है 2 लाख, गया है 6 लाख, तो हम अगर बैलेंस निकालें तो 4 लाख हमारा गया है एक्स्ट्रा, है ना। तो आउटफ्लो ज़्यादा है हमारा इनफ्लो से, तो यहाँ नेगेटिव हमारा कैश फ्लो हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो यही मतलब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से भी रिलेट करके देख लिया कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो चेक योर प्रोग्रेस देख लेते हैं ऊपर एक बार। तो फेजेज एंड इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने 3 फेज पढ़ा था, ट्रेडिशनल फेज, ट्रांजिशनल फेज और मॉडर्न फेज, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंस में पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस था, और हमने ये टॉपिक तभी पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स से रिलेट करो और अकाउंटिंग से रिलेट करो, ठीक है। अब आगे हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में मेन चीज़, हमारा मेन एम होता है कि हम फर्म की इनकम को बढ़ा लें, ठीक है। और फर्म की इनकम को बढ़ा लें, फर्म के प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, अर्निंग पर शेयर क्या होगा, प्रॉफिट आरओआई होगा प्रॉफिट का कि नहीं होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर द प्रॉफिट्स कैलकुलेट, प्रॉफिट हमें टैक्स से कैलकुलेट करने से पहले कैलकुलेट करना है या बाद में करना है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, ये सब चीज़ें हमें पहले ही सोच लेनी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आ जाता है हमारा। अब देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स दे रखे हैं, मतलब कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा है उसके एडवांटेजेस हैं, रिसोर्स यूटिलाइज इफिशियंटली, मेजर फर्म्स परफॉर्मेंस, सर्व इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड टेस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, वैग्यू एंड एम्बिग्यूअस, ठीक है, इग्नोर टाइम पैटर्न ऑफ प्रॉफिट,
रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इग्नोर क्वालिटी एक्सपेक्ट ऑफ द बेनिफिट्स, अनरियलिस्टिक होता है, इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं, ठीक है। अब टाइम पैटर्न ऑफ प्रॉफिट देख लो, क्या एग्जांपल दे रखा है, जैसा टाइम पीरियड 1 2 3, 3 टाइम पीरियड दे रखे हैं और दो दो ऑप्शन है, एक में है 100 लाख, 200 लाख और फिर 100 लाख, मतलब टोटल इन दोनों सिनेरियो का सेम है 400। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया के हिसाब से चलें तो बोथ ऑप्शंस जो हैं वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों एंड में देखा जाए तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम ऑप्शन 2 को देखें तो फर्स्ट पीरियड में ऑप्शन 2 में कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड पीरियड में 200, थर्ड पीरियड में भी हमारा 200 होगा। तो मतलब जो अर्निंग रेट है कह लो वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वो अप डाउन कर रही है ना। तो ये सब चीज़ हम इग्नोर करते हैं, सब चीज़ें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया इग्नोर करती है, ठीक है। अब वही अनसर्टेनिटी अबाउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में एक इकोनॉमिक मतलब टाइम पीरियड रिसेशन है, नॉर्मल है और एक बूम है, ठीक है। और फिर दो ऑप्शन है हमारे पास, इनका भी टोटल प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है वो 45 है, ठीक है। अब इट इग्नोर्स द रिस्क फैक्टर एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आइदर ऑफ ऑप्शंस, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक ये लिमिटेशन है कि ये रिस्क फैक्टर को इग्नोर करता है, कि मतलब जैसे अब हमने अगर, क्योंकि इसमें प्रॉफिट सेम है ना, तो हम मतलब किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, ऐसा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ। बट अगर हम ऑप्शन 20 के साथ जाते हैं तो देख रहे हो फर्स्ट पीरियड में हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, सेकंड में 20, थर्ड में 25 प्रॉफिट होगा, है ना। तो वहीं हम ऑप्शन ए क्यों ना चूज़ करें, इसमें हमें फर्स्ट में 10 होगा, सेकंड में 15 एंड थर्ड 20 का प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये रिस्क फैक्टर और अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, ठीक है। और इसी का एक अल्टरनेट है हमारा कॉन्सेप्ट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि हमारा सेकंड कह लो वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये सारे जितने भी लिमिटेशंस हैं हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट में, उन सबको ओवरकम करता है, ठीक है। एक यही मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही अल्टीमेट गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बढ़ाना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न में जो हमें रिटर्न हो रहा है, उस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हमने जो पैसा लगाया है उस पर जो रिटर्न मिल रहा है उसको बढ़ाना। ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर हमें इंक्रीज़ करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को इंक्रीज़ करना है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ लिवरेज को इंक्रीज़ करना है, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जितना हम पैसा उठा रहे हैं मार्केट से उसके जो खर्चे हैं उसे कम करना है। तो ये सब चीज़ें हमारे आते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडर्न अप्रोच है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वी कैन से दैट दिस अप्रोच टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ रिस्क, और इस अप्रोच में हम रिस्क को भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं, हाँ। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब हम शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचते हैं, कैसे, प्राइस ऑफ पर शेयर, मतलब प्राइस अगर शेयर्स का बढ़ेगा मार्केट में तो प्राइस पर शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को ऐसे ही प्रॉफिट होगा। सो इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब हमें मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और यहाँ एक फॉर्मूला हमें दे दिया गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, तो ये आप चाहें अगर याद हो सकता है तो आप कर लेना। ऐसे जो हमारे पास आ रहे हैं कैश फ्लोज हो रहे हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी है तुम्हारे कैश फ्लो, वो बता रहा है A1 A2 और AN, ठीक है। अब W जो है हमारा नेट प्रेजेंट वर्थ बता रहा है, वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। K जो है डिस्काउंट रेट और मेजर्स रिस्क एंड टाइमिंग, इनिशियल आउटले टू एक्वायर एन एसेट, C है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक फॉर्मूला दे दिया गया है, एडवांटेजेस दे दिया गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। अनएम्बिगियस होता है, रिस्क को मेजर करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखता है और सोशल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो हमारा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ टॉपिक पे। हाँ, तो देखो अब हम रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ देख लेते हैं, ठीक है। रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, बस ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर को इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। और रिस्क क्या होता है, रिस्क इज़ द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब इन फ्यूचर क्या होगा वो किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो रिस्क क्या है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी है, दैट कैन बी डिफाइंड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट कह लो, डिफाइंड एज, ठीक है। मतलब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, उससे जो भी रिटर्न हो, रिटर्न हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं रिटर्न मतलब प्रॉफिट होता है ना, रिटर्न मतलब या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा हमें, है ना, कि कहीं इन्वेस्टमेंट करने से। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। मिस्टर ए के पास 10,000 रुपीज़ थे और उन्होंने FD करवा दिया उसका, और उनको रिटर्न मिल रहा है 6% एनुअली फॉर 3 ईयर, 6% 3 साल तक उन्हें मिलेगा, 10,000 उन्होंने FD करवाया तो मिस्टर ए को
₹600 एनुअली मिलेगा, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 3 साल तक 600 रुपये इन्हें 10,000 पे मिलेगा इनके एफडी पे, ठीक है। अगर वहीं हम दूसरा सिनेरियो देखें तो मिस्टर ए हैं, इनके पास सेम अमाउंट मतलब 10,000 ये भी इनके पास भी है, और ये क्या करते हैं उस 10,000 को शेयर्स में लगा देते हैं फर्म एक्स के, ठीक है, जिसके रिटर्न में इन्हें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड जो होता है वो वेरी करता है, डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर कंपनी ज़्यादा पैसे मतलब जैसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड कम मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें देखा जाए तो ए को ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये तो बेसिकली ये चीज़ सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है रिटर्न मिलने की, है ना। तो रिटर्न देखो डिफाइन एज द गेन, रिटर्न क्या होता है, गेन और लॉस एक्सपेक्टेड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय द डिसीजन मेकर, मतलब रिटर्न में तुम्हारा प्रॉफिट भी आ जाएगा और लॉस भी आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट को ही हम गेन कहेंगे। अब बेसिकली ये एक कॉमन सी चीज़ है कि हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर फाइनेंस है हमारे पास तो उसको हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां हम रिस्क और रिटर्न दोनों चीज़ को एक बैलेंस लेके चलेंगे ना, कि ज़्यादा रिस्क भी ना हो और रिटर्न भी एक मतलब मिनिमम अमाउंट कुछ मिलता रहे हमें, ठीक है। या फिर अगर ज़्यादा रिस्क हो रहा है तो ज़्यादा रिटर्न भी मिले, जब मिले तो, है ना। तो यही होता है रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ हमारा। रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ को अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, यहाँ दे रखा है। उससे पहले एजम्पशन दे दिया गया कि जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो बराबर होगी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के। कैश फ्लो में हमारा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो दोनों आता है और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ए है, एक को साइबर कैफ़े खोलना है जिसका अमाउंट लग रहा है 1 लाख, जिसमें से 20,000 वो क्या कर रही है, बोरो करके ले रही है, जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है 5%, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट 5% लग रहा है और उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट उस साइबर कैफ़े को ऑपरेट करने का जो खर्चा है वो 1 लाख है। सेल्स जनरेट हो रही है 1,10,000 की। हमें फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग पोजीशन बतानी है एक ही, ठीक है। तो फाइनेंसिंग पोजीशन में हम पहले फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। डेप्ट उधार उसने 20,000 का ले रखा है जिसपे इंटरेस्ट 5% का लग रहा है ना, तो 1,000 हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। ओनर्स फंड, अब जैसे 1 लाख का अगर 20,000 वो उधार लिए है तो बचा 80,000 उसका ओनर्स फंड है, ठीक है, मतलब शेयर्स वगैरह से, जिससे इनकम उसको मिल रहा है 9,000 का, ठीक। ये फाइनेंसिंग पोजीशन हमने देखा। अब ऑपरेटिंग पोजीशन देख लेते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, 1 लाख लग रहा है। कैश सेल्स कितने का हो रहा है, 1,10,000 का हो रहा है। तो सब मिला के यही सब है। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न किसी भी ऑपरेशन से कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उसका जो मार्जिन है या फिर कह लो टर्नओवर है, उससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिटर्न कैसा होगा, ठीक है। अब मार्जिन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मार्जिन को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ज़्यादा सेल्स होगा, है ना, तो हमारा मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और डिक्रीज, हाँ, या तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम कर लें सेल्स से, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम कर लो सेल्स से, वही चीज़ हो गया, है ना। तो यही सिनेरियो है हमारे पास कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को या तो हम कम कर लें, सेल्स बढ़ा लें, और या तो सेल्स को इंक्रीज कर लें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कम कर लें, तो हमारा मार्जिन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। टर्नओवर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग सेल्स मोर देन ऑपरेटिंग एसेट्स और रिड्यूसिंग ऑपरेटिंग एसेट्स रिलेटिवली मोर देन सेल्स, ठीक है। अब हमें टर्नओवर बढ़ाना है, टर्नओवर बेसिकली सेल्स को ही कहते हैं। तो टर्नओवर बढ़ाने के लिए हमें सेल्स बढ़ाना होगा, हमारे जितने भी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उससे ज़्यादा हमारा सेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट फॉर ओनर्स अगेंस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो वही बात है कि हमें इन दोनों के बीच में बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो यही सब था हमारे रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ में। बेसिकली इसमें कुछ नहीं था कि हमें रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है। और रिस्क और रिटर्न क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर में हमारे पास दो है बेसिकली, मेजर फंक्शन एंड अदर फंक्शंस, ठीक है। मेजर फंक्शंस में देखो तुम्हारे पास दे दिए गए हैं 5 फंक्शन और अदर फंक्शंस में हमको दे दिए गए हैं 4 फंक्शंस। तो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट मेजर फंक्शन में आता है कि मतलब हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, मतलब कितना पैसा हमें चाहिए, ठीक है। प्रोक्योरिंग रिक्वायर्ड फंड्स, अब जितना पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा, क्या क्या रेशियो में होना चाहिए डेब्ट और इक्विटी का, है ना। एलोकेशन ऑफ फंड्स, अब फंड्स तो हमने जुटा लिए, अब उसको एलोकेट करना, हम कहाँ कहाँ लगाएंगे उन पैसों को, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, अब अगर हमारे पास करंट एसेट्स है उनको मैनेज करना, फाइनेंशियल को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंस को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें हमारे मेजर फंक्शंस में आ जाते हैं फाइनेंस मैनेजर के, ठीक है। अदर फंक्शंस क्या में वो परफॉर्म करता है, मेंटेनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, ठीक है।
जो हमारे बिल रिसीवेबल होते हैं और इन्वेंट्री होते हैं उसका एक स्टॉक मेंटेन करके रखना, ये काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसको इवैल्यूएट करते रहना। फाइनेंशियल नेगोशिएशन, मतलब जैसे जो अब प्राइस होती हैं उनको फिक्स करके रखना, मतलब जैसे होता है नेगोशिएट करते हैं कुछ लोग, तो वो सब चीज़ नहीं है। अप्स एंड डाउन प्राइस में हम नहीं करेंगे। हम ट्रैक ऑफ शेयर प्राइस में, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको हम ट्रैक करते रहेंगे, ठीक है। ये सब रोल होते हैं हमारे फाइनेंस मैनेजर के, ठीक है। और देखो यहाँ कुछ लिख रखा है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, बहुत क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे फाइनेंस फंक्शंस मतलब से रिलेटेड डिसीजन लेता है, जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, सब इसी को लेना होता है। द मेजर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज टू सी द दोज फाइनेंस फंक्शंस एंड एसेस द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। मेजर फंक्शन क्या होता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म को एसेस करना, कि मतलब कितने पैसों की ज़रूरत है हमारे फर्म को, उन पैसों को एलोकेट करना, ठीक है, ताकि हम उससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कर पाएँ उसका, ठीक है, मतलब फंड्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। माइनर फंक्शन क्या होता है इन लोग का कि हमें एक्सटर्नल फोर्सेस पे भी ध्यान रखना है, उस पे भी नज़र बनाए रखना है, ठीक है, ताकि हम एप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी कुछ फंक्शंस दे रखे हैं हमें। फाइंड द वे एंड मीन्स टू प्रोक्योर फंड, हम पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये सब चीज़ सोचना। टेक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें ढंग का लेना है। परफॉर्म फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना है हमें। मेंटेन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि सारे पैसे हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए हैं और फॉर्म के पास कैश इन हैंड या फिर कैश हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन रहनी चाहिए, ठीक है। एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ एनालाइज करो ऑर्गेनाइजेशन का। प्रिपेयर बजट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। पेमेंट्स और रिसीवेबल को मैनेज करो। फ्रेम एंड अप्रोप्रिएट क्रेडिट पॉलिसी ऑफ फर्म, मतलब फर्म की क्रेडिट पॉलिसी ज़्यादा लिबरल भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब सब क्रेडिट ही लेने आ रहे हैं, ठीक है। टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना। रिस्क, मतलब फंड से रिलेटेड जितने रिस्क हैं उससे भी रिलेटेड डिसीजन हमारे फाइनेंस मैनेजर को ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ, काफ़ी हमारे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर में लिखने के लिए, तो यहीं ख़त्म होता है हमारा यूनिट 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू, ठीक है। तो सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक समझ आए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप मेरे साथ फर्दर आगे ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।